नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरेंद्र गौतम आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पैट की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को आयोजित की जानी है, उस परीक्षा के रिगार्डिंग ये प्रश्न श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को बेसिक से क्लियर करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सारे के सारे क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई थी। तो दोस्तों, ये कब की गई थी दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये की गई थी 30 जून 2018 को, ये पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, अब आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। वैसे इसका उद्देश्य है, जिस तरह से हमारे प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न तरीके की बीमारियां और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो उन पर विभिन्न तरीके की नीतियां तैयार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी। जो पहली कार्य योजना तैयार की गई थी, वो की गई थी दोस्तों 2008 में, 30 जून 2008 में ये कार्य योजना तैयार की गई थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो इस तरीके के, जैसे कोरोना वायरस अभी हाल ही में चल रहा है, तो इस तरीके की जो रणनीति तैयार, पहली जो रणनीति तैयार की गई थी, वो तैयार की गई थी दोस्तों कब, 2008 में तैयार की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपसे, सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति की तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा सबसे स्टेबल परिस्थिति के तंत्र यानी इकोसिस्टम कहाँ पर है, स्थित है। तो दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा, यहाँ पर पर्वतीय वन व मरुस्थलीय में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ए ठीक रहेगा। तो सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम है, वो है मेरे दोस्तों कहाँ का, महासागर का, ओशियन का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एंड लाइट, सनलाइट एक सेम सेम मात्रा में ही रहते हैं, क्योंकि ना तो टेम्परेचर इतना वेरी करता है और ना ही आपका लाइट वेरी करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे स्टेबल जो आपका परिस्थिति की तंत्र है, वो है आपका महासागर का। आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है आपसे कि हरित गृह प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। दोस्तों, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। यहाँ पर वैश्विक तापमान में वृद्धि। अब वैश्विक तापमान में वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि हमारी अर्थ सरफेस का, अर्थ पूरी ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि आपके हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से क्या है कि हमारे वाटर लेवल ऊपर बढ़ रहा है। वाटर लेवल ऊपर बढ़ने की वजह से क्या है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं हम हरित गृह प्रभाव। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, जिस तरह से हमारी अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है, मान लीजिए सनलाइट जो आती है, सनलाइट में जो आपकी लाइट्स आती है, उसमें किस रूप में आती है, वो सूक्ष्म तरंगों के रूप में, यानी कि सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमारी धरती पर पैकेट्स के रूप में आती है सनलाइट्स। अब इसे वो रेडिएशन की फॉर्म में, अब जब जैसे ही यहाँ से आने के बाद में कुछ हमारी पृथ्वी पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से आने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में, और हमारे वातावरण में जिस तरह से हमारा आयन मंडल है आपका, और क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, तो इन मंडल में आने के बाद में कुछ यूनिट्स इनमें अब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो हमारी सनलाइट जो पहुंच पाती है, वो 47 यूनिट हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंच पाती है। अब जब अर्थ सरफेस पर पहुंचने के बाद में अर्थ से फिर रिलीज होती है, और हमारे एनवायरनमेंट से फिर एनर्जी जितना होगा। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्तों, जिस तरह से हमारा पॉल्यूशन की वजह से, जैसे CFC, विभिन्न प्रकार की गैप्स हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, विभिन्न प्रकार की इन गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। 47 यूनिट हमारी अर्थ सरफेस पर आती हैं, और यहाँ से जो रिलीज हो जाती हैं, वो पूरी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पूरी तरह से वहां से रिलीज नहीं हो पाता। मैं बता देता हूँ कि आपको, जैसे कि हमारी जो रेडिएशन की फॉर्म में आता है, सनलाइट हमारी रेडिएशन की फॉर्म में आता है। रेडिएशन की फॉर्म में आने के बाद में वो आता तो सूक्ष्म तरंगों के रूप में है, सूक्ष्म तरंगों के, लेकिन जब जाता है
ऊपर जब हमारी अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है, अर्थ सरफेस से निकलने के बाद में, तो वो किस रूप में, वो आपका लघु तरंगों के रूप में। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता क्या है कि सूक्ष्म तरंगों के लिए तो वो होता है आपका पारदर्शी होता है, आसानी से आ जाती है रेडिएशन। लेकिन जब ये लॉन्ग वेव्स के रूप में बाहर जाती है, तो लॉन्ग वेव्स के रूप में ये इसको आसानी से बाहर नहीं जाने पाती। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब मैं जनरल एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थ सरफेस की 25 सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर अर्थ सरफेस पर आया, अब ये रिलीज होना है आपका बाहर। 25 प्लस ये हो जाता है आपका 7 या फिर अधिक कितना भी इंक्रीज हो जाता है, जो 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। विभिन्न प्रकार की गैसेस, जैसे हम एस रेफ्रिजरेटर एंड व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, विभिन्न प्रकार की गैसों की वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है मान लीजिए 32 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन जो 7 डिग्री जो टेम्परेचर वो अर्थ सरफेस में ही रह जाता है और वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाता। तो अब हमारी धरती का टेम्परेचर पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो डे बाई डे ये प्रोसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या रहा है, हमारी अर्थ सरफेस का पूरे वैश्विक तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। नेचुरल गैस का मुख्य भाग दोस्तों कौन सा है नेचुरल गैस का, ये है आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों धान के खेतों से सर्वाधिक पाई जाती है। अब यहाँ पर इन और गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन के बारे में क्वेश्चन इस तरह से बनता है दोस्तों, ये आप देखते होंगे लाइटर, लाइटर में जो यूज किया जाता है वो उसका ब्यूटेन गैस का प्रयोग लाइटर में आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी व्हीकल से रिलीज होने वाली गैसेस होती है, वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये तो हमारा था मीथेन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारा सीएनजी, सीएनजी गैसेस में एक होता है इथाइल मरकप्टेन। ये क्या होता है, इथाइल मरकप्टेन हमारे गैसेस में मिलाया जाता है, जिससे कि हमारा जो गैस रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है, इसकी सुगंध आने लगती है। तो इस इथाइल मरकप्टेन उस सीएनजी गैस में मिलाया जाता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों लगभग विलुप्त होने के उत्तरदायित्व है। दोस्तों पशुओं के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गिद्ध हमारे पूरी तरह से हमारे भारत से विलुप्त हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, वो पशुओं को दिया जाता है, एक दर्द निवारक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक उसका नाम है। अब इस इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि पशुओं की दर्द निवारक होने की वजह से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने की वजह से क्या होता है, गिद्ध उसे खा लेते हैं, और गिद्ध खाने के बाद में क्या हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे भारत से गिद्धों की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। तो उस इंजेक्शन का नाम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, कौन सा एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करता। तो आपको पता है कि आपका ये आपका नाभिकीय ऊर्जा से पॉल्यूटेड होता है, पेट्रोलियम से पॉल्यूटेड हो, कोयला ऊर्जा से पॉल्यूटेड, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। तो हमारा सौर ऊर्जा से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है। और सौर ऊर्जा से जैसे हमारा अभी आपको पता है कि हमारे भारत में फ्रांस की सहायता से 2015 में फ्रांस की सहायता से एक हमारा सोलर सिस्टम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि आपका बहुत सारे देशों ने इसमें एक संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे भारत में ही इसका मुख्यालय गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे विभिन्न प्रकार के आपके थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम इस तरह के यूज फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि हमारा जो यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज होती है, एक किलो न्यूक्लियर के लिए एनर्जी जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी 55,000 केजी, 55,000 किलो जो कोयले से प्राप्त एनर्जी होती है। अब आप
यहाँ देख रहे होंगे कि 1 किलो न्यूक्लियर एनर्जी से 55,000 किलो कोयले के बराबर एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो और एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे कि हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी कितना कितना 1.2 न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारे यूजेबल है, जो सर्वाधिक जो ओवरऑल विश्व में पाई जाती है। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में सर्वाधिक न्यूक्लियर तत्व कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका कजाकिस्तान। न्यूक्लियर कहाँ पर? कजाकिस्तान में नाभिकीय ऊर्जा सबसे। अब हमारे ये क्वेश्चन एक और ये बनता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है भारत में? वो है आपका महाराष्ट्र के तारापुर नाभिकीय संयंत्र। किस नाम से जाना जाता है? तारापुर नाभिकीय संयंत्र। कहाँ पर उपस्थित है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक टॉपिक से हम कई सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हुए हम पढ़ते चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 कहता है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन यहाँ आपसे ध्यान से पढ़िएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर, जिसको बोलते हैं हम पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि किसकी विकिरण ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक किसकी होगी दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों की सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर होती है। एक्स किरणों से भी अधिक होती है आपकी गामा रेज की, सबसे अधिक होती है गामा रेज की, देन होती है आपकी एक्स किरणों की, फिर होती है उसके बाद में आपकी पराबैंगनी किरणों, फिर दृश्य किरणों, और सबसे लास्ट में होती है आपकी अवरक्त किरणों, और उसके बाद में होती है आपकी रेडियो वेव्स की, यानी रेडियो तरंगों की। तो ये आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया। एक और अवरक्त किरणों से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जितने भी हमारे ये टीवी रिमोट्स में यूज होती हैं, वो किरणें कौन सी यूज होती हैं? वो यूज होती हैं आपकी अवरक्त किरणें। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर देना चाहिए। पराबैंगनी किरणें क्या है कि हमारे सनलाइट में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की परत कहाँ पर पाई जाती है? हमारे समताप मंडल में। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। सन से हमें पराबैंगनी किरणें प्राप्त होती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कौन से मंडल में? आपके समताप स्ट्रेटोस्फीयर में जाके हमारे ये प्रोटेक्ट कर देते, ओजोन लेयर में ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इजी है। ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम जो होता है वो आता है आपका स्टील में, यानी कि इस्पात में। सबसे अधिक किस में होता है? आपका इस्पात में। अब ये यहाँ तक तो बात ठीक है दोस्तों। आपको सबसे ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो होती है वो किस प्रकार की हमारी तरंगें होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्वनि जो होती है हमारी होती है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंग। दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं जो तीनों ही मीडियम में, ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही मीडियम में आपकी ट्रेवल आसानी से कर सकती हैं। ये ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि की चाल पूछ लेता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज और पूछ ले जाता है क्वेश्चन, एक और बनता है कि अगर टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे ही आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ी और ध्वनि की चाल इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ह्यूमन सुनने के लिए, आदमी के सुनने के लिए WHO ने कितनी डेसिबल की फ्रीक्वेंसी सेट की है। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं आपको दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के बारे में। दोस्तों हमारी जो एक सेकंड में जो साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक सेकंड में जो साइकिल कंप्लीट होती है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हम आवृत्ति। अब जो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, इसे क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ, यानी कि इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य से मतलब क्या है? अगर किसी मीडियम से, एक मीडियम से कोई भी ध्वनि की तरंग अगर एक मीडियम से, मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ध्वनि की तरंगें, तो होता क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति तो समान रहती है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ होता है वो मेरे दोस्तों वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर ध्वनि की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति तो समान रहती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ घट जाती है।
तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ध्वनि से रिलेटेड हमने सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। तो अब एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक बात और, अनुदैर्घ्य, मैंने बोला था अभी एक टर्म्स, अनुदैर्घ्य और जिसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये तीनों ही मीडियम में गमन कर जाती हैं। इसके जो कणों की गति, अगर ध्वनि के जो कणों की गति ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या है कि ध्वनि के कणों की गति उसके समानांतर ट्रेवल करती है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार किसके सिद्धांत के लिए दिया गया था दोस्तों? वो दिया गया था प्रकाश के वैद्युत सिद्धांत के लिए, जो उन्होंने E इज इक्वल टू mc² सिद्ध करके बताया था। इसमें इन्होंने सिद्ध क्या किया था कि हमारा जो प्रकाश जिस तरह से चलता है, उसमें क्या है कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जिसको क्या हम बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम फोटोन। इस बात को इन्होंने सिद्ध करके बताया, तो इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक बोले तो इसको बोलेंगे हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सिलिकॉन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? जर्मेनियम। अब जर्मेनियम से ये क्या होता है? अर्ध एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक और एक होता है अचालक। ये चीज आपको भली भांति पता होगा। तो अर्धचालक क्या होता है? जिसमें कि लाइट फ्लो भी कर सकती है और नहीं भी फ्लो कर सकती। अब लाइट कैसे फ्लो करती है दोस्तों? लाइट जो फ्लो करती है, इसको हम टेम्परेचर, हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, इनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो है आपका सिलिकॉन, दूसरा है आपका जर्मेनियम। तो ये दोनों ही आपके अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वो है दोस्तों चांदी। चांदी। दूसरा आपका एल्यूमिनियम, ये आपका सीसा भी ये अचालक के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बताइएगा मुझे कौन सा अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो ये है आपका आंवला। आंवला, हालांकि विटामिन सी का अच्छा स्रोत ये भी है, संतरा भी है, लेकिन ये सबसे जो अच्छा यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अच्छा स्रोत, तो वो है दोस्तों कौन सा? आंवला। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, वो है दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए का पूछे आपसे तो गाजर, और विटामिन सी का पूछता है सो आपका आंवला। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों वो है आपका 60 डेज, 60 दिनों के से अगर कोई भी सांसद में नहीं पहुंच पाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये है आपका भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 377 यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 377। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि जैसे लड़का समलैंगिकता से लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियां, लड़के लड़के अगर साथ रहते हैं उनको गे कहा जाता है, और लड़के लड़के साथ उनको लेस्बियन कहा जाता है। तो इस मुद्दे पर बहस होकर एक दायरा था, एक सामाजिक अवधारणा थी और एक संवैधानिक अवधारणा थी। दोनों ही के बीच में काफी कंट्रीब्यूशन हुआ था। कंट्रीब्यूशन होने की वजह से अगर इन दोनों को मान्यता दे दी, साथ रहने की मान्यता दे देते हैं, तो हमारी वो सामाजिक अवधारणा को डिस्ट्रॉय करता है, और कहीं ना कहीं एक हमारी संवैधानिक अवधारणा को ध्यान में रखते अगर बात किए जाए तो इस चीज को सही साबित। तो अभी ये मुद्दा जो उठा था, ये सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा उठा था, तो इस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका डिसीजन दिया था कि साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की बैठक की सही तिथि बताइए। तो आप बताइएगा सही सही तिथि। अंतिम जो बैठक हुई थी, वो तो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी आपकी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान को पूरी तरह से कंप्लीट 11 महीने
सॉरी 2 वर्ष 11 महीने में उसको कंप्लीट जब किया गया था, तो उसको अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था। लेकिन अंतिम जो मीटिंग हुई थी, वो लास्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। दोनों ही चीज याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, जिसमें पूर्णतः बहुमत साबित ना होने की वजह से लोकसभा भंग हो जाती है, ये ऑप्शन गलत। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, यहाँ ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद, हाँ यहाँ पर होता है विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको समाप्त डिसॉल्व कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर विधान परिषद, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मैक्सिमम लोकसभा की सीट केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी हो सकती है? तो दोस्तों वो हो सकती है 20 सीट, यानी कि 20 सीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट दिया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे, महबूब, नाम पूछ लिया जाता है उनका, महबूब उल हक, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। लेकिन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू जो जारी किया था वो किया गया था आपका यूएनडीपी बोलते हो। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इससे क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनता है दोस्तों? इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो इससे क्वेश्चन, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1965 में। अब इससे प्रश्न बनता है, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। तो हम एक एक करके इनको चारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूएनडीपी, हमने पढ़ लिया। दूसरा है आपका कौन सा? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसके बारे में पूछ लेता है। ये क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीके के किसी भी देश के विकसित होने में सहयोग करने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। ये इंटरनेशनल एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि किसी भी देश के विकास में साझेदारी निभाने के लिए इसको लोन प्रोवाइड कराती है ये संस्था। तो अब इसके बारे में इससे पूछ लिया जाता है। इसका स्थापना पूछे तो आपका 1945 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी, नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसके बारे में यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिसेफ भी एक संस्था है जो बाल कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार से काम करती है ये संस्था। अब इसके बारे में पूछता है तो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1946। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका भी मुख्यालय। अब लास्ट एक जो संस्था है ये है दोस्तों अंक डॉट। इसकी संस्था के बारे में पूछता है तो इसकी स्थापना 1964 में, और इसका भी मुख्यालय, हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों? वो है आपका मनरेगा। जिस तरह से अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से लोगों के बेरोजगार हो जाने की वजह से अपने अपने गांव में प्रवासी अपने अपने गांव में चले गए थे, तो वहां जाके उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा ने ही उनको रोजगार दिया था। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक मनरेगा रोजगार के तहत किस राज्य ने सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया था? तो वो किया था दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया गया था। तो ये भी ट्राइसेम भी एक ग्रामीण रोजगार से संबंधित एक योजना है, और ये कौशल विकास योजना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विभिन्न प्रकार के स्किल चलाए थे। अब ये प्रोग्राम क्यों चलाए थे, मैं यहाँ से इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। कौशल विकास कार्यक्रम, जिससे क्या होता है कि उत्पादन की दर बढ़ाने के लिए लोगों को स्किल सिखाई जाती है। जैसे कि आपके गांव में शहरों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्किल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
एक 100 व्यक्ति 100 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, 100 व्यक्ति 100 प्रोडक्ट एक दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, किसी कौशल विकास प्रोग्राम के तहत उनको स्किल कर दिया। अब उनको स्किल कर दिया तो 50 व्यक्ति स्किल होने की वजह से 50 व्यक्ति 100 प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उत्पादन की दर भी बढ़ गई, अब यहाँ पर उसका कॉस्ट भी कम आ जाता है। अब जब यहाँ पर उत्पादन की दर जब बढ़ जाएगी, उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, विकास ज़्यादा होगा। तो ह्यूमन विकास के लिए ये सारे के सारे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, कौन सी समिति गठित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी आपकी हासिम समिति। हासिम समिति गठित की गई थी। तो क्वेश्चन यहां से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अगर भारत के पर्सपेक्टिव में बोले बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों के बारे में बात करता है, तो वो समिति, उस समिति को जो गठन किया था, गरीबी का मापदंड जारी करने वाली समिति, वो कौन सी समिति है दोस्तों? वो है आपकी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति के द्वारा गरीबी का मापदंड जारी किया जाता है। लेकिन जो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल पहचान परिवारों के लिए जो समिति लागू की थी वो की गई थी आपकी हासिम समिति। गरीबी के विभिन्न विभिन्न मापदंडों के अनुसार किसी को कितना पोषण मिल रहा है, कि बच्चों को, महिलाओं की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इन विभिन्न प्रकार के मापदंडों के अनुसार भारत में गरीबी रेखा का मापदंड तैयार किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की समिति, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भारत में नगरीय क्षेत्रों में तो बीपीएल, तो आपका आंसर होगा हासिम समिति। अगर ओवरऑल भारत के पर्सपेक्टिव से बात करता है तो वो बात करते हैं तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का मापदंड तैयार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में घोषित एबीसी इंडेक्स क्या है दोस्तों? अचीवमेंट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, एबीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछे, अचीवमेंट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित। इसमें क्या है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा से संबंधित जो जानकारियां प्रदान की जाती हैं, वो किससे संबंधित है? वो है आपकी एबीसी इंडेक्स, जो कि ओवरऑल इसकी रिपोर्ट जारी करता है, भारत सरकार इसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपकी स्वास्थ्य से संबंधित। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त एक वर्ड यूज किया जाता है अगन्य। अगन्य वर्ड जो यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है? इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, ये गाय के लिए यूज किया जाता है अगन्य वर्ड। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्ट सत का अंकन मिलता है। तो दोस्तों ये जो मिलता है, ये मिलता है आपका कनेरी से। कनेरी ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये भी अवस्थित है। तो यहाँ पर हम इन चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक रहेगा बेसिकली। अब अजंता गुफाओं के बारे में किस तरह से आपसे क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन आपसे बनता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी गुफा में बौद्ध धर्म के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो वो आपके अजंता की गुफाओं से पाए जाते हैं, अजंता केव से पाए जाते हैं। अब ये इसके बारे में ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये अवस्थित है। अब बात करते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि एलोरा की गुफाओं के बारे में बनता है। एलोरा की गुफाएं ये भी आपके महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। अब ये जो है एलोरा की गुफाएं किस लिए फेमस हैं? ये हैं आपकी हिंदू, जैन तथा बौद्ध, इन विभिन्न प्रकार की सारी सांस्कृतिक संकेतों के प्रति जो पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपकी एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा में क्वेश्चन एक और ये बन जाता है कि एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? तो बनवाया था राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम बेसिक से एक क्वेश्चन को हम डिटेल में लेकर पढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों ये कहां पर अवस्थित था? तो ये था दोस्तों राजस्थान में अवस्थित था। आपको भली भांति पता होगा 6ठी शताब्दी में
बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। आपसे पूछता है महाजनपदों का वर्णन किस निकाय में पाया जाता है, तो अंगुत्तर निकाय। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था। अब 16 महाजनपदों में बांटने के बाद में ये एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद ये कहाँ पर था? ये था आपका राजस्थान में। अब यहाँ से मत्स्य जनपद से एक और संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है। वो पूछा गया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है दोस्तों, इसकी राजधानी है विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए मैं आपको यहाँ पर इस श्रृंखला को कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे और आपको क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर होता रहे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वो था आपका हुसैन शाह। हुसैन शाह। अब जौनपुर राज्य के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जौनपुर राज्य क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक ने आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा है किसने जौनपुर राज्य का स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसको कई नामों से जाना जाता है, जिसने क्या किया था कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट, महाराष्ट्र के दौलताबाद में शिफ्ट किया और फिर से दौलताबाद से फिर से दिल्ली शिफ्ट किया। इस दौरान क्या हुआ था कि लाखों सैनिक और घोड़े मारे गए थे और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, इसलिए इसको पागलों का राजा भी कहा जाता है। तो इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर का निर्माण किया था, वो था आपका जौनपुर। क्यों किया था? क्योंकि इनका जो बचपन का नाम था वो था जौना खां। जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नेम क्या था? जौना खां। जौना खां के नाम पर इस शहर का नाम बसाया दिया था, जिसका नाम है जौनपुर राज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, हेक्टर मुनरो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है तो एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है तो नहीं कौन सा नहीं है यहाँ पर? कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आपका हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध, हाँ, लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। ये बक्सर का युद्ध 1764 कब लड़ा गया था? 1764, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। लॉर्ड हास्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध 1817 अप्रोक्सीमेटली 1817 में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली 1799 में इसने हड़प नीति बनाई थी लॉर्ड बेलेजली ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी लड़ा गया था 1799 में। अब बात करते हैं अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर ये लड़ा गया था आपका 1817 से 1819 में, लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थे, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये थे आपके 1793 के अप्रोक्सीमेटली, 1793 के अप्रोक्सीमेटली थे। तो उस समय पर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, इन्होंने स्थायी कानून की स्थापना की थी, बहुत सारे काम इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, जिन्होंने ये आपका मैच नहीं करता। एक एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। एक छोटे से टॉपिक में आपको पूरा हिस्ट्रिकल ये क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको भली भांति पता होगा, सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी तरह से भारत पर अपना मतलब पूरी तरह से अपने हैंड ओवर नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के बाद में पूरी सत्ता को, भारत की सत्ता को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था बक्सर के युद्ध के बाद में। अब बक्सर के युद्ध में लड़े कौन कौन थे ये चीज भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आपके बंगाल से लड़े थे आपके मीर कासिम, और अवध से जो आपका बिहार में है अवध से जो लड़े थे वो थे आपके सुजाउद्दौला, और आपके दिल्ली से यानी कि अंतिम मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों ही मिलकर लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन तीनों ही ये हार चुके थे। और तीनों जब हारने के बाद में हुआ क्या था, अगले ही साल 1700 बक्सर के युद्ध 64 के बाद में 1765 में हुआ था, क्या था कि 1765 में एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं।
की संधि, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें तीनों ही, बंगाल का और आपका बिहार का और मद्रास का, इन तीनों का जो रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो कलेक्शन करके देगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कौन करके देगा, वो आपके ये तीनों ही शासक करके देंगे। तो ये संधि हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि, इस इलाहाबाद की संधि से नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम एक एक सन के आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ने के बाद में अब होता क्या है दोस्तों, अब मराठों के साथ में युद्ध होता है। मराठों के साथ में युद्ध होता है। जो पहला युद्ध हुआ था वो 1775 में, 1775 से 1782 के बीच में पहला मराठाओं के साथ में युद्ध हुआ था। अब उस युद्ध में हुआ क्या था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने कब्जे में लेने की, सॉरी, महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र को अपने कब्जे में पूरी तरह से ना लेने की वजह से वहां हुआ क्या था कि वहां पर पेशवाओं ने आक्रमण, मराठाओं ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने की वजह से 1782 में अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। तो एक संधि हुई थी जिसको माना, जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सालवाई संधि। सालवाई संधि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया था। सालवाई संधि कब हुई थी, वो हुई थी आपको 1782 में। अब अंग्रेजों को इस संधि के रूप में वापस लौटना पड़ा था। अब जो दूसरा जो युद्ध हुआ था मराठाओं के साथ में, जो पेशवा ने लड़ा था युद्ध, वो हुआ था आपका 1803 से 1805 के बीच में। ये दूसरी बार मराठाओं के साथ में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पूरी तरह से आपके बाजीराव द्वितीय जो थे वो पूरी तरह से हार गए थे। हारने के बाद में अब अंग्रेजों ने अपना अपना वर्चस्व पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब नेक्स्ट हम अंतिम जो मराठाओं के साथ में युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1817 से 1819 के बीच में ये युद्ध लड़ा था। अब इस युद्ध में पूरी तरह से क्या हुआ था, मराठा पूरी तरह से हार चुके थे और अंग्रेजों ने अपना पूरा कंट्रोल आपका महाराष्ट्र पर कंट्रोल कर लिया था। तो आई होप ये सारी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक एक पॉइंट हम हिस्ट्री का एक एक आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आता रहेगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वो की गई थी 1904 में। सर्वेक्षण सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1904 में की गई थी। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर क्या किया था, एक समिति का निर्माण किया था। एक समिति का निर्माण कहाँ पर किया था, ये भी आपका जो मुंबई में किया था, जिसको किस नाम से आप जाना जाता है, मुंबई के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। उधर उसी समय दोस्तों हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधर से तो एक तरफ से तो आपका खिलाफत आंदोलन और दूसरी तरफ से महात्मा गांधी जी ने एक दूसरा आंदोलन जिसको बोलते हैं हम असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये दोनों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही आंदोलन एक समय पर चल रहे थे। अब हुआ क्या था इस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था दोस्तों, इसमें हिंदू मुस्लिम काफी क्लोज आ गए थे। दोनों ने साथ मिलकर इस आंदोलन को कंप्लीट करने की कोशिश की। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एकता का आंदोलन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, हिंदू मुस्लिम एकता का आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन जब आपका चल रहा था तो पूरी तरह से इस असहयोग कोई भी किसी तरह से पार्टिसिपेट अंग्रेजों के साथ में नहीं करेंगे। उनको किसी भी तरह के जो कहेंगे उनका साथ में कोई भी कहना नहीं मानेंगे। इस तरह का आंदोलन चल रहा था। लेकिन हुआ क्या था मेरे दोस्तों, 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक कांड हो गया था। गोरखपुर में हुआ क्या था कि कुछ क्रांतिकारियों ने उपद्रव करके एक पुलिस चौकी को पूरी तरह से जला दिया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इसकी वजह से आहत होकर गांधी जी ने हिंसा फैलाने के उसमें इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जब पूरी तरह से खत्म हो गया तो अब होता क्या है, असहयोग आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, जिसने बोलते हैं चित्तरंजन दास,
1923 में जब असहयोग आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो एक नए पार्टी की स्थापना करते हैं, एक नए स्वराज की मांग करने के लिए एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं हम? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1923 में हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो किसने किया था? वो किया था दोस्तों, ये आप भारत में जिस तरह से उस समय पर राजनीतिक समीकरण काफी उथल पुथल हो रखे थे, ना ही पूरी तरह से संविधान कंप्लीट हो रखा था, तो संविधान का निर्माण करने हेतु एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन करने के लिए जो नेतृत्व किया था वो किया था सर पैथिंग लॉरेंस ने। इसी समय पर क्रिप्स स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड ए बी अलेक्जेंडर इनके साथ आए थे। इन तीनों ने मिलकर एक कैबिनेट मिशन का गठन किया और गठन करने के बाद में जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष जो थे अस्थाई, यहाँ से प्रश्न बनता है, अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन स्थायी सदस्य जो बन गए थे वो इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बन गए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो आपके किसके? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष। आपसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी का नाम बताएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की है। 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आपकी? 19 करोड़ थी। 19 करोड़ थी, जिसमें कि आपके 4 करोड़ तो आपके थे आपके शहरी और 15 करोड़ थे आपके ग्रामीण जनसंख्या थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो खाद्य दिवस के, विश्व खाद्य दिवस के, वो वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। तो एक एक करके इन सारे डेज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, ये आपका मैचिंग करने से संबंधित है। आगे हम देख लेते हैं। ये आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको स्मॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, सबसे पहला है आपका वन अनुसंधान। वन अनुसंधान आपका कहाँ पर है दोस्तों? वन अनुसंधान है आपका देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका झांसी में। केंद्रीय शुष्क एवं क्षेत्र अनुसंधान ये है दोस्तों, ये कहाँ पर है? आपका जोधपुर यानी राजस्थान में अवस्थित है शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और भारतीय कृषि अनुसंधान ये आपको भली भांति पता होगा, ये आपका नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मैच होंगे, यानी कि ए का थर्ड। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर ए का थर्ड किस ऑप्शन में? यहाँ पर पहले ही बी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों दर्रों से संबंधित प्रश्न है ये। सिपकिला दर्रा, सबसे पहला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल राइट है। ये सुमिलित करने के लिए पूछ रहा है, नहीं है, ये पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही बात है। बोमीडाल ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये नाथुला लेक यह मेघालय, ये दोस्तों गलत है, ये मेघालय में नहीं है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जोजिला भी आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विशालतम हिमनद, ये कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये आपको पता होगा, ये है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन में आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, आपसे याद रखिएगा। ये इस तरह से हमारे जो कर्क रेखा यहाँ से जाती है, तो कर्क रेखा में सबसे पहले कौन कौन सा राज्य? राजस्थान आ जाता है आपका, गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है आपका, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है आपका, और आपका त्रिपुरा आ जाता है। तो इस तरह से 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से पूछ रहा है कि किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहले गुजरात से होकर, छत्तीसगढ़, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये, तो दोस्तों ये थे हमारे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये 35 क्वेश्चन थे। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। और ये आपके, जिस तरह से आपको पता है कि 20 अगस्त को पैट की परीक्षा आयोजित होनी है, उस परीक्षा के रिगार्डिंग काफी महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न श्रृंखला है। आप कुछ मत करिएगा, केवल इन्हीं प्रश्न की रिलीवेंट सीरीज, मैं आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन, वो सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिए हैं जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी उत्तर प्रदेश या किसी अदर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।